तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लॉकिंग टूल का कैसे यूज करते हैं, स्नैपिंग टूल का क्या यूज है, और आप स्पीड रैंपिंग कैसे करते हैं, और अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, और भी बहुत कुछ। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि एडिट पेज के बेसिक फीचर्स क्या है। तो आप कह सकते हैं कि ये आज की जो वीडियो है ये एडिट पेज की 2.0 वीडियो होने वाली है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एडिट पेज की कुछ तगड़े तगड़े फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एडिट पेज खोल रखा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक तरीका बताने वाला हूँ जो कि सबसे जल्दी टाइमलाइन को बनाने का एक तरीका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर पे चले जाना है जहाँ पे आपने वीडियो को रखा है, और आपको अपने फाइल मैनेजर को किसी छोटे विजेट पे खोल लेना है कुछ इस प्रकार। और मैं यहाँ पे डाविंसी रिजॉल्व को खोल लेता हूँ। और जैसे यहाँ पे आपने फाइल मैनेजर को रखा है तो आपको जैसे इस वीडियो को इंपोर्ट करना है, तो आप इसे यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और आपको कोई ऐसी झंझट भी नहीं आएगी कि पहले आप चीज़ों को मीडिया पोल में इंपोर्ट करेंगे फिर आप उसको एडिट पेज में लाएंगे। तो गाइस यस, तो ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपने टाइमलाइन को बनाने का। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो चलिए गाइस, अब आप सभी ने जान लिया कि टाइमलाइन को सबसे जल्दी क्रिएट करने का एक तरीका। अब मैं आप सभी को एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि स्नैपिंग टूल, जो यहाँ पे मैग्नेट जैसा ये आइकन दिख पा रहा है आप सभी को। तो आप इसको अपने कीबोर्ड में एन की से प्रेस करके इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसका आप सभी को यूज दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो गैस, जैसे कि आप सभी ने देखा कि वहां पे एक ये अलग क्लिप यहाँ पे एंड होती है और यहाँ से एक नई क्लिप शुरू हो जाती है। तो मेरा क्या कहना है कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक कट लगा लेता हूँ पहले। इधर कट लगा लेते हैं। अब ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, अब मान लीजिए मुझे इस कॉर्नर के पार्ट पे वर्क करना है, लेकिन जब मैं प्ले हेड को यहाँ पे ले आता हूँ तो चीजें यहाँ पे एक तरह से देख रहे हैं, ये कट वाले पोर्शन पे अपने आप मतलब चली जाती हैं। तो इसी चीज को बंद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्नैपिंग टूल को बंद कर सकते हैं। मोस्टली जब आप टाइमलाइन पे वर्क करते हैं और जैसे कि कट के पास वाले एरिया पे वर्क करते हैं, तो ये चीज एक तरह से कहूँ तो बहुत इरिटेट करती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, स्नैपिंग टूल को यहाँ से बंद कर सकते हैं। बस स्नैपिंग टूल का ये फीचर रहता है कि आपके टाइमलाइन के अंदर जो वीडियो है उसके सबसे नज़दीक का कट रहता है। ये चीज़ वहाँ पे उसे लाने में हेल्प करती है थोड़ी सी, और कभी कभी ये आपको इरिटेट भी कर सकती है। अगर मान लीजिए आप किसी कॉर्नर के पार्ट पे यहाँ पे जैसे वर्क कर रहे हैं, तो आप इस स्नैपिंग टूल को बंद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये भी समझ लिया होगा कि स्नैपिंग टूल का वर्क क्या रहता है। बेसिकली ये आपके वीडियो के सबसे नियर कट तक जाने में हेल्प करती है एक तरह से। तो बस स्नैपिंग टूल का ये फीचर है, और मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ। तो गैस, कुछ इस प्रकार स्नैपिंग टूल यहाँ पे वर्क करता है। और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि आप स्नैपिंग टूल को अपने कीबोर्ड में एन बटन से प्रेस करके इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। जब ये लाइट यहाँ पे जलती है तो वो चीज़ इनेबल है, और जब लाइट वहाँ नहीं चलती तो वो चीज़ ऐसे डिसेबल हो जाती है। तो चलिए गाइस, अब आप सभी ने स्नैपिंग टूल का यूज़ जान लिया, और उसके बाद आ जाता है लिंकिंग टूल। तो इस टूल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद आप आते हैं पोजीशन लॉक टूल पे। तो इस टूल का क्या फीचर है कि जैसे मैं इसे अभी क्लिक कर देता हूँ तो पूरी टाइमलाइन की जितनी भी वीडियो और ऑडियो है वो एक तरह से लॉक हो जाती हैं। आप इसे
इधर उधर कुछ भी ऐसे मूव नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस, अब आप सभी ने पोजीशन लॉक वाले फीचर के बारे में जान लिया। बेसिकली ये चीज़ का तब मोस्टली यूज़ पड़ता है जैसे कि मेरी क्या आदत है कि मैं प्लेट को आगे पीछे करके चीज़ों को देखता हूँ, ठीक है। कभी कदार ये मैं क्लिप पे क्लिक कर देता हूँ और इसे आगे पीछे कर देता हूँ, तो चीज़ें कभी कदार ट्रिम हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं पोजीशन लॉक करके प्लेट को आगे पीछे करता हूँ, ऐसे चीज़ें कभी भी ट्रिम नहीं होती। और एक और चीज़, और जैसे पोजीशन लॉक वाले फीचर की एक और बात मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस कट के पास आ चुका हूँ। पोजीशन लॉक जब आपके टाइमलाइन पे लगा है, आपकी ये क्लिप की पोजीशन एक तरह से सिर्फ लॉक हो जाती है। और जब आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे यहाँ से, तो इस ये कहीं से ट्रिम नहीं होती। लेकिन इन केस अगर आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं, तो आप क्लिप के एंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जाके इसे कुछ इस प्रकार आप ट्रिम कर सकते हैं या फिर थोड़े से पार्ट को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार पोजीशन लॉक फीचर वर्क करता है। तो चलिए गाइस, अब आप सभी ने जान लिया कि पोजीशन लॉक फीचर कैसे वर्क करता है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप चीज़ों को कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये क्लिप कॉपी करनी है, तो जैसे आप विंडोज़ में किसी चीज़ को कॉपी करते थे, उसके लिए आप Ctrl+C दबाते थे, आपको भी यहाँ पे सिर्फ वही करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड पे Ctrl+C दबाता हूँ। तो चलिए गाइस, कुछ इस प्रकार हमारी वीडियो कॉपी हो चुकी थी। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे मैंने कट लगाया है, मुझे यहाँ पे एक वीडियो पेस्ट करनी है इस टाइमलाइन के पहले। तो मैं यहाँ पे अगर Ctrl+V दबाता हूँ, तो कुछ इस प्रकार वीडियो पेस्ट हो जाती है। तो चलिए गाइस, आप सभी ने जान लिया कि आप कॉपी पेस्ट वाले फीचर को कैसे यूज करेंगे। तो गाइस, मैं आप सभी को एक और तरीका बताता हूँ कि आप कैसे वीडियो को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है कि जैसे मैं इस वीडियो को कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, ठीक है। अब मुझे वीडियो को यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप Alt+ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि Alt+ ड्रैग एंड ड्रॉप मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मैंने इस वीडियो को यहाँ पे ले आया। तो कुछ इस प्रकार कॉपी एंड पेस्ट फीचर वर्क करता है। तो चलिए, आप सभी ने जान लिया कि कॉपी पेस्ट फीचर कैसे वर्क करता है। तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप कैसे वीडियो सोर्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो उसे करने के लिए आप यहाँ पे डिसेबल वीडियो ट्रैक वाले ऑप्शन को देख पा रहे हैं। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं, तो आपकी ये वीडियो ट्रैक हाइड हो जाती है। और अगर इसे आपको अनहाइड करना है, तो आप इसे फिर से यहीं पे क्लिक कर सकते हैं। मैं एक बार आप सभी को प्ले करके भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है, और अब मैं इसे हाइड कर देता हूँ और इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस, कुछ इस प्रकार ये अनहाइड और हाइड वाला फीचर वर्क करता है। तो चलिए गाइस, आप सभी ने सीख लिया कि आप अनहाइड और हाइड कैसे करेंगे वीडियो को। तो चलिए गाइस, अब मैं आप सभी को अगले मेन फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि डायनेमिक जूम। उसे इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो में आ जाना है। और यहाँ पे मैंने आप सभी को ट्रांसफॉर्म और क्रॉपिंग पिछले वीडियो में ही बता दी थी। तो आपको क्या रहेगा कि बाय डिफॉल्ट डायनेमिक जूम वाला फीचर यहाँ से ऐसे बंद रहेगा। और जब मैं इसे पहले इस वीडियो को मैं नॉर्मली प्ले करके दिखाता हूँ। और अब मैं एक बार डायनेमिक जूम को इनेबल कर देता हूँ और इसे स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे क्रॉप होती जा रही हैं। तो इस फीचर पे कैसे आपको वर्क करना है, मैं ये भी बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस आइकन पे जाना है, ट्रांसफॉर्म वाले आइकन पे इसे क्लिक करना है और डायनेमिक जूम वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से क्या रहता है कि आप जो इस पैनल के इस ग्रीन एरिया के अंदर आप चीज़ें देख पा रहे हैं, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी। आप इसे बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। अ, जैसे कि मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब देखिएगा, चीज़ें धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी जैसे वीडियो आगे आगे प्ले होता रहेगा। आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो गाइस डायनेमिक जूम कुछ इस प्रकार वर्क करता है। तो इसे मैं अगर और दूसरे एडिटिंग ऐप्स की भाषा में बोलूं तो ये एक तरह से हमें जूम इन और जूम आउट करने में हेल्प करता है। तो हम इसके जूम इन और जूम आउट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको डायनेमिक जूम या फिर चीज़ों को जूम करना है तो आप उसके लिए आप यहाँ पे इस इन वाले फीचर को एज इट इज रहने दीजिए। अगर आपको आखिरी के पार्ट में इस आउट करना है तो आप इसे ऐसे यहाँ से स्वैप कर सकते हैं और मैं आपको आखिरी के पार्ट में जाते जाते दिखाता हूँ इस क्लिप के। तो देख रहे हैं आज पे चीजें क्रॉप हो रही हैं धीरे धीरे। तो गाइस डायनेमिक जूम फीचर कुछ इस प्रकार वर्क करता है। ये मोस्टली आपके तब काम में आता है जब आप चीज़ों को वाइड एंगल में लिए रहते हैं और आपको छोटी छोटी डिटेल्स को कभी कदार दिखाना होता है, तो तब ये फीचर आपके काम आ सकता है। तो चलिए मैं अगले फीचर के बारे में आप सभी को बताता हूँ। तो चलिए गाइस अब मैं आप सभी को कंपोजिट मोड के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने इस वीडियो पे पहला कट लगाया था, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और नीचे वाली वीडियो को राइट साइड में एकदम आगे ले आता हूँ। तो गाइस मैंने दोनों वीडियो को ले आया है। अब जैसे कि यहाँ की एक अलग वीडियो है, मैं इसे प्ले करता हूँ और यहाँ की एक अलग वीडियो है। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे पर ओवरलैप्स कर गई हैं। तो लेकिन आप इन दोनों क्लिप्स को अपने अकॉर्डिंग एक तरह से ब्लेंड या फिर मिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंपोजिट मोड पे चले जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐड कलर वाले मोड पे जाके चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो चीज़ें कुछ ऐसी दिखेंगी। मैं प्ले करता हूँ। या फिर आप डिवाइड वाले मोड पे जाएंगे तो चीज़ें कुछ ऐसी दिखेंगी। तो गाइस कंपोजिट मोड में ऐसा कुछ बताने का कोई फीचर तो है नहीं। यहाँ पे चीज़ों का क्या है कि आप अपने से जब अप्लाई करेंगे देखेंगे तब आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो इस चीज़ को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने से समझ लेंगे। तो चलिए गाइस उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टेबलाइजेशन वाले इफेक्ट पे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पहले थोड़ी सी सेकी वीडियो चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम बहुत अच्छा और यहाँ पे कोई सेक है ही नहीं अगर देखा जाए। तो मैं थोड़ी सी सेकी वीडियो को एक ले आता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने स्टेबल सी फुटेज खोज ली, मैं उसे यहाँ पे इंपोर्ट करके आप सभी को दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने उस फुटेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं आप सभी को एक बार उसे प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप सभी ने देख लिया होगा कि ये वीडियो थोड़ी सी सेकी और अनस्टेबल टाइप है। तो इस पे मैं एक बार स्टेबलाइजेशन वाला इफेक्ट अप्लाई करके देखता हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव वाले पे ही स्टेबलाइज करके एक बार ट्राई करके देखते हैं फुटेज कैसे से कैसी होती है। तो फुटेज यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुकी है। तो एक बार मैं इसे आप सभी को प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सभी देख पाए होंगे कि फुटेज बहुत ही ज़्यादा हद तक स्टेबलाइज हो गई। एक बार मैं आप सभी को स्टेबलाइज इफेक्ट को बंद करके भी इस वीडियो को फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर प्ले हेड आ गया और इसे बंद कर देते हैं। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सभी ने देखा, मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन इफेक्ट कितना इम्पोर्टेंट, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन इफेक्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी वीडियो को स्टेबलाइज करने में।
और ऐसे ही यहाँ पे 3 फीचर एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। इस वीडियो में स्टेबलाइजेशन इफेक्ट अच्छे से वर्क कर गया, लेकिन मान लीजिए आप जिस फुटेज पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो घबराइए नहीं। यहाँ पे आप जितने भी मोड देख पा रहे हैं, आप इन तीनों को एक बार अप्लाई करके ट्राई करें। बेसिकली मैं हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहा हूँ, तो क्या पता आपका काम बन जाए। तो बस स्टेबलाइजेशन के मोड वाले पार्ट में बस इतना ही। तो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड है कि कब कौन सी चीज़ आपके अकॉर्डिंग वर्क कर जाए। तो अब मैं एक बार कैमरा लॉक वाले फंक्शन को भी आप सभी को समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ देख पा रहे हैं ना स्क्रीन के सेंटर में, यहाँ पर वो सारी चीज़ एक तरह से थोड़ी सी लॉक हो जाए। तो गाइस जैसे ही आप सभी यहाँ पे देखें कि कैमरा लॉक फंक्शन यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं किया, लेकिन मैंने जैसे कि बताया ये हिट एंड ट्रायल वाली भी चीज़ है थोड़ी सी। तो आप अपने फुटेज पे एक बार इस चीज़ को अप्लाई करके देखें। मेरे पास अगर सच बताऊं तो एक्चुअल में वैसी फुटेज नहीं जिसमें मैं इस चीज़ का वर्क करके दिखाऊं, और जितनी भी फुटेज है वो बेसिकली पहले से ही स्टेबल हो रखी हैं। तो कैमरा लॉक फीचर को आप सभी एक बार खुद से ट्राई करें तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आएंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या होती है कि आपके स्क्रीन में जितनी भी चीज़ दिख रही वो थोड़ी सी एक तरह से वो चीज़ें लॉक हो जाती हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और आगे दूसरे फंक्शंस पे आते हैं। जैसे तो गाइस जैसे कि क्या होता है कि क्रॉपिंग रेशियो का क्या है कि आप जब वीडियो को स्टेबलाइज करते हैं तो थोड़ी सी वीडियो हल्की सी क्रॉप हो जाती है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि वीडियो को कितना क्रॉप होना है कितना नहीं होना है, और उसके बाद आप यहाँ से स्मूथनेस ऐड कर सकते हैं और वीडियो की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा घटा सकते हैं। तो अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगा कि जैसे कि मैंने आप सभी को कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताया था, ये भी चीज़ आप जब अपने से ट्राई करेंगे तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। बस मैंने यहाँ पर आप सभी को एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है, तो प्लीज़ आप इस फंक्शन को अपने से ट्राई करें। और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वहाँ पे मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करूँगा। तो चलिए आप सभी ने जान लिया कि आप स्टेबलाइजेशन कैसे वीडियो पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए गाइस आप सभी ने जान लिया कि आप स्टेबलाइजेशन वाले इफेक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वीडियो पे। अब मैं आ जाता हूँ स्पीड चेंज वाले ऑप्शन पे। तो गाइस इसका क्या है ना कि बाय डिफॉल्ट हमेशा पहले से ही ऑन रहता है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये अपनी ट्रेन वाली क्लिप ले ली है, पहले से ऑप्शन पे आ जाता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या यहाँ पे दिखता है कि यहाँ डायरेक्शन वाले ऑप्शन पे कि ये फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, और ये रिवाइंड का ऑप्शन है, और ये फ्रीज का ऑप्शन है। मैं इसे आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस क्लिप को प्ले करता हूँ सिंपली। तो हाँ एज इट इज चीज़ें मतलब फास्ट फॉरवर्ड वाली चीज़ मतलब डायरेक्शन में जा रही है, बेसिकली लेफ्ट टू राइट वाले डायरेक्शन में जा रही है अगर मैं बात करूँ तो। और अगर मैं इसी क्लिप पे रिवाइंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिए चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो हाँ यहाँ पे मेरा पीसी थोड़ा सा लैग कर रहा है। एक बार मैं इसे फिर से वापस ले जाके प्ले करता हूँ। तो गाइस पिछली वाली क्लिप तो प्ले नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक नई क्लिप का जुगाड़ कर लिया है इस क्लिप का। तो मैं इसे बैकवर्ड प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो पहले आप देख लीजिए एक्चुअली में क्लिप कैसे स्टार्टिंग में लगती है बिना किसी इफेक्ट के। मैं इसे बैकवर्ड प्ले करता हूँ। तो बस गाइस इस रिवाइंड फीचर का बस यही यूज था, और उसके बाद हम लोग स्पीड परसेंटेज वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्लिप की स्पीड को कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे ज़्यादा एक बार करके आप सभी को दिखाता हूँ। 500 के लगभग इतना एक बार करते हैं। अब मैं इसे प्ले करता हूँ।
चीज़ें कुछ इस प्रकार से दिखती है अगर आप स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे। तो और एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि तो यहाँ पर क्या है कि मैं क्लिप की साइज़ को अगर बढ़ाऊँगा तो स्पीड कम होगी, अगर मैं स्पीड को यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो क्लिप की साइज़ छोटी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे यही प्रिंसिपल लग रहा है। और एक और चीज़, जैसे कि आप यहाँ से माउस से स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको माइनस में अगर ले जाते हैं स्पीड को, तो अपने आप ही ये रिवाइंड वाले ऑप्शन पे चली जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो कुछ इस प्रकार स्पीड चेंज वाली फंक्शन वर्क करती है। इसे मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो चलिए गाइस, अब आपने स्पीड चेंज वाले इफेक्ट के बारे में जान लिया। अब मैं इस क्लिप को डिलीट कर देता हूँ और अब हम सीखने वाले हैं कि हम लोग स्पीड रैंपिंग कैसे कर सकते हैं। अगर इसका मैं रियल टाइम एग्जांपल बोलूँ तो आप कैमरा वाले ऑप्शन में जो स्लो मोशन वाला ऑप्शन देखते हैं ना अपने मोबाइल में, ये वही ऑप्शन है एक्चुअली। जैसे मैं इस चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इधर आ गया। मैं इस क्लिप को पहले आप सभी को प्ले करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ। यहाँ से काट लेते हैं। मैं अपने मेन एरिया पे आ जाता हूँ जहाँ मैं आप सभी को वर्क करके दिखाना चाहता हूँ। तो आप जैसे कि इस क्लिप को देख सकते हैं, आप जैसे मान लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में कैमरा वाले फीचर में जो स्लो मोशन यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप उससे इस चीज़ को शूट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैं एक बार प्ले करता हूँ। मैं इस क्लिप को आगे हट जाने देता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ डायरेक्ट। मैं इसे प्ले करता हूँ। या फिर इस क्लिप को ही ले लेते हैं, जैसे ये थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कट मार देते हैं, एरो पे आ जाते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। तो जैसे आप इस क्लिप को देख रहे हैं, ये आया हमारा ब्लेड टूल। और मैं बाकी इस चीज़ को भी थोड़ा इधर साइड में कर देता हूँ और आते हम लोग अपने मेन क्लिप पर। अब मैं इसे एक बार प्ले करता हूँ फिर से। तो अगर मान लीजिए आप इसी क्लिप को अपने मोबाइल में स्लो मोशन वाले इफेक्ट से शूट करते, तो उसमें क्या होता कि जैसे ये कार यहाँ तक आई ऐसे टेस अपने नॉर्मल स्पीड पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें आपको स्लो मोशन में आ जाती, फिर ये नॉर्मल स्पीड में अपना भाग जाता कार। ओके, तो अब इसी इफेक्ट को हम लोग इस सॉफ्टवेयर में कैसे ला सकते हैं, मैं आप सभी को वो बताने वाला हूँ। तो पहले मैं अपने इस टाइमलाइन को थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ और बाकी मीडिया पोल को बंद कर देता हूँ। इतना ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑल प्लस स्क्रॉल का यूज़ करके इसे चौड़ा किया है। और आपको लाइक इसे इस वे में मतलब ऐसे बड़ा करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको शिफ्ट प्लस स्क्रॉल को दबाना है और वीडियो कुछ इस प्रकार ऐसे चौड़ी हो जाएगी आपके टाइमलाइन में। तो ऑल प्लस स्क्रॉल से ऐसे चौड़ी होगी और शिफ्ट प्लस स्क्रॉल से ऐसे चौड़ी होंगी। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मैं जैसे इसे प्ले करता हूँ, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्लो मोशन यहाँ पे लगाना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहली बात, मैं जैसे यहाँ के बाद मुझे स्लो मोशन लगाना है, मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा, इसकी स्पीड धीमे कर दूंगा, यहाँ पे कट और फिर से लगा दूंगा और यहाँ पे स्पीड नॉर्मल रहने दूंगा। इसमें क्या दिक्कत आती है ना कि मतलब जहाँ पे ये चीज़ कट लगी रहती है ना, ठोकर टाइप की चीज़ें लगती हैं। मतलब कि यहाँ पे एकदम नॉर्मल चीज़ है और यहाँ से एकदम तेज होके थोड़ी सी मिसमैच लगती है, जो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इसी को स्मूथ बनाने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं पॉसिबली। जैसे कि यहाँ तक मुझे चीज़ें नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक मारता हूँ और री टाइम कंट्रोल वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ।
फिर उसके बाद आप देख सकते हैं स्पीड चेंज का ऑप्शन आ गया और यहाँ एरो टाइप की चीज़ें आ गई हैं और ये 100% उसकी स्पीड की परसेंटेज है। और उसके बाद मैं जैसे कि हल्का से इसे पीछे ले जाते हैं और जहाँ पे प्ले हेड है मुझे वहाँ से अगर कट मारना है, मैं क्या करूँगा, क्लिप पे और यहाँ पे ऐड स्पीड पॉइंट पे क्लिक कर देना है और जहाँ पर मेरा यहाँ पे प्ले हेड है वहाँ पर एक ऐसे आप समझ लीजिए कट टाइप की चीज़ एक लग गई है, जिसे मैं अगर प्रोफेशनल भाषा में बोलूँ तो स्पीड पॉइंट वाला एक कट लग गया है। और उसके बाद मैं जितने एरिया को स्लो में चाहता हूँ मैं उतना प्ले कर देता हूँ पहले। हाँ ठीक है, इतना एरिया मुझे स्लो में चाहिए तो और मैं एक और यहाँ पर भी स्पीड पॉइंट ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या है कि यहाँ पे एरिया या फिर रेंज डिफाइन हो गई है, जैसे कि इतने में आप अलग स्पीड पे क्लिप पे वर्क कर सकते हैं, इतने पे अलग, इतने पे अलग। तो मैं जैसे कि इतने चीज़ को एज इट इज चाहता हूँ या फिर हल्का सा स्पीड तेज करना चाहता हूँ, तो मैं उसे कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस एरिया पे फिर से क्लिक करना है और चेंज स्पीड वाले पे चले जाना है और जैसे आप 100 के आगे जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी और उसके पीछे जाएंगे तो स्पीड घटेगी, जो चीज़ आपको स्लो मोशन में हेल्प करेंगी। तो पहले मैं यहाँ पे 150 रख देता हूँ जैसे, और इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। ठीक है, इतना सफिशिएंट लग रहा है मेरे को। फिर उसके बाद इस वाले एरिया पे हम लोग स्पीड को घटा देते हैं, जैसे कि चेंज स्पीड वाले पे एक बार हम लोग थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला वर्क करते हैं। पहले 25 वाले पे चले जाते हैं और ध्यान रखिए मैंने जो आप सभी को एक प्रिंसिपल पहले बताया था कि आप क्लिप की स्पीड को अगर तेज करेंगे तो क्लिप की ड्यूरेशन यहाँ पे घटेगी, और अगर क्लिप की ड्यूरेशन को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो हाँ, यहाँ पे भी वही सेम प्रिंसिपल वर्क करेगा। मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये चीज़ बहुत धीरे हो गई, मैं एक बार इसे 50 पे ले जाता हूँ। ओके, इतना ठीक है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। और इसे थोड़ा तेज कर देते क्योंकि आखिरी में ऐसा बहुत फील नहीं आ पा रहा है कि यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल है, तो यहाँ पे मैं स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चेंज स्पीड और 150। ओके, तो आप एक तरह से यहाँ पे कुछ इस प्रकार स्लो मोशन ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो में। और मैं इसे और थोड़ा सा परफेक्ट बनाने के लिए आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं आप सभी को एक और फीचर के बारे में बताना चाह रहा था, जैसे कि मैं यहाँ क्या कर रहा था कि मुझे स्पीड वगैरह चेंज करनी थी, तो मैं यहाँ से ऐसे इस जगह पे जा रहा था और चेंज स्पीड करके इन्हीं सब रेशियोज पे क्लिक कर रहा था। ठीक है, अगर अब मेरे को हल्का फुल्का थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऊपर वाले हैंडल पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार। मैं माउस के DPI को लो कर देता हूँ, तो आप यहाँ से भी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप यहाँ से अगर इस हैंडल को पकड़ के आगे पीछे करते तो इस क्लिप की ही स्पीड एडजस्ट होती। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब ये वाले पार्ट कि ये हैंडल थोड़ा आगे जा रहा है और ये वाले पार्ट पे भी हल्का सा वर्क कर रहा है, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना होइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस क्लिप की ड्यूरेशन अगर हल्की सी बढ़ानी है और आगे वाले क्लिप से थोड़ी ज्वाइन करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको बस इस नीचे वाले हैंडल को पकड़ कर ड्रैग कर देना है। इससे क्या होगी कि जो यहाँ पे अप्लाई की गई स्पीड है या फिर यहाँ पे अप्लाई किए गए एडिट वाली चीज़ें हैं, वो थोड़ी चीज़ यहाँ वाले क्लिप पे एक्सटेंड हो जाएंगी या फिर कह लीजिए चीज़ें मर्ज हो जाएंगी इस क्लिप में आकर। तो ये फीचर ऐसे वर्क करता है और मैं इसे वापस ले आता हूँ। और हाँ, यहाँ पे भी वही स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि क्लिप की ड्यूरेशन और स्पीड का रिलेशन, यहाँ पे भी वही चीज़ वर्क करती है।
और आप स्पीड को हल्का फुल्का अगर बढ़ाना चाहते हैं जैसे कि 3, 4, 5% तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप DPI बढ़ा कर भी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसे प्ले करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार ये फीचर वर्क करता है। और आप चाहें तो इवन यहाँ पर यहाँ इंस्पेक्टर विंडो के पास तो आप यहाँ पे रीटाइम प्रोसेस पे जाके आप चीज़ों को अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि ऑप्टिकल फ्लो आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिप पूरी जो है थोड़ी सी लिटिल बिट स्मूथ हो जाती है। जैसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो नियर बाय कट आते हैं ना, वहाँ पे चीज़ें हल्की सी स्मूथ हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉज किया, इसे मैं बस एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जितने भी स्पीड पॉइंट्स होती हैं उसके पास यहाँ पे इस फीचर से चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं। और ऐसे ही यहाँ पे भी आप सारे फीचर्स को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो गाइस ये फीचर पूरा एक तरह से ये आपको ट्राई एक बार करना होगा, क्योंकि मैं बता दूंगा वर्बली तो हाँ, बस एक आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे ये करेंगे तो ये होगा, लेकिन जब आप इसे अपने से मतलब यूज करके देखेंगे ना, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे तरीके से वर्क करेंगी। तो मैं इस पार्ट को छोड़ देता हूँ और अब मैं अगले पार्ट पे आ जाता हूँ। तो चलिए गाइस, ये तो मैंने सिर्फ आप सभी को इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बताया। अब कभी-कभी क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत बारीकी से करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए भी मैं आप सभी को एक फीचर यहाँ पे बताता हूँ। तो उसके लिए तो जैसे मान लीजिए अगर आपको स्पीड रैंपिंग मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेवल की, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रीटाइम कंट्रोल्स के नीचे रीटाइम कर्व पे आ सकते हैं। तो जैसे आप इसको करेंगे तो मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ। आप जैसे कि आप यहाँ से यहाँ वाले एरिया को पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे रीटाइम कर्व आपका दिख जाएगा। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि कभी कदार ही रीटाइम फ्रेम पे हमेशा होके खुलती है, लेकिन आपको रीटाइम स्पीड पे मेन काम करना है। तो यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ से एकदम बारीक लेवल पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्ले करता हूँ, जहाँ पे आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखा रही है वहाँ पे एक्चुअली इफेक्ट अप्लाई किया गया है। आप इसको थोड़ा सा कर्वी या फिर स्ट्रेट बना सकते हैं। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कर्व यहाँ पे एकदम तीखी या फिर स्ट्रेट बनेगी, और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी आपकी कर्व को लाइक हल्का सा स्मूथ बना देगा कह लीजिए। और इसे आप यहाँ से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करके ड्रैग करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर वाली तरफ आ जाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 स्पीड पॉइंट्स बना लेता हूँ, इधर बना लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कट लगा लेता हूँ और स्पीड पॉइंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। रीटाइम कर्व को हटा लेते हैं और ऐड स्पीड पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं। मैं इसे थोड़ा सा लाइक 100 इसे थोड़ा सा धीमे ही मान लीजिए बना देता हूँ। और अब आते हैं हम लोग रीटाइम कर्व पे। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों कर्व जहाँ पर लगाए वहाँ पे ऐसे स्लोप टाइप की बन गई है। मैं इसे ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्मूथ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कर्वी वाले एरिया पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कर्व टाइप की बन गई है। तो मैं अगर आप सभी को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ तो आप जैसे कर्व को बाहर की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे तो चीज़ें हल्की सी स्मूथ बन जाएंगी। अगर आप मान लीजिए इसी चीज़ को अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे तो चीज़ें मतलब शार्प बन जाएंगी। तो बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। मैं इसे एक बार प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा कड़ा सा कर्व लगा पड़ा है, इसलिए यहाँ पे ना लग रहा है कि फ्रेम ड्रॉप टाइप का हो रहा है, जैसे कि आप हल्का सा देख पा रहे होंगे। और वही चीज़ यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप इसे भी अंदर बाहर करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस आपको एडजस्ट करने के लिए हमेशा क्या करना है, ये पहले वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर आप इसको अंदर बाहर करके एडजस्ट करेंगे।
कुछ इस प्रकार। ओके, तो कुछ इस प्रकार ये चीज़ वर्क करती है और बाकी यहाँ स्पीड का भी खेल है। देखिए, जितनी तेज आप स्पीड रखेंगे उतनी कड़ी कर्व बनेगी यहाँ पर। अगर मान लीजिए पिछले क्लिप में जैसे थोड़ी सी कम स्पीड है और अगले स्पीड पॉइंट में थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड है, तो वहाँ मिसमैच बन जाता है। तो बस उस चीज़ को आप यहाँ से क्योर कर सकते हैं। नहीं तो मैंने यहाँ रीटाइम एंड स्केलिंग वाले ऑप्शन में आप सभी को रीटाइम प्रोसेस वाले जगह पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फ्लो पे कर देना है। तो यहाँ से भी चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ बन जाती हैं। एक बार मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो मैं इसे एक बार प्ले करता हूँ। तो गाइस कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये स्पीड रैंपिंग वाला फीचर यहाँ पे ऐसे वर्क करता है, जिसे हम लोग डाउनसी रिजॉल्व की भाषा में रीटाइम कंट्रोल या फिर रीटाइम कर्व बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं आशा करता हूँ सभी ने रीटाइम फीचर के बारे में जान लिया होगा। अब मैं ऊपर कर देता हूँ। तो गाइस अब हम लोग वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ आ चुके हैं। अब मैं आप सभी को कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ। फीचर्स क्या, बेसिकली ये एक तरह के शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि मैं पिछले वर्जन पे भी वर्क कर चुका हूँ, तो मान लीजिए आप पिछला वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे चेंज क्लिप ड्यूरेशन, चेंज क्लिप स्पीड से भी जाके आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं इन केस आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मैंने जैसे प्रोसेस आप सभी को बताया, वो चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इंस्पेक्टर विंडो को क्लोज कर देता हूँ। और जैसे कि आप लेफ्ट साइड में ये जो आइकन देख पा रहे हैं ना, जहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा है, इसे जब क्लिक करते हैं, मतलब बेसिकली इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक तरह से इंस्पेक्टर विंडो में लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन आप सभी को दिख पाते हैं, वो यहाँ पे आपको लाइक एक छोटे से ऑप्शन में एक तरह से दिख जाते हैं। जैसे कि चीज़ों को क्रॉप करना है तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और वही आप जाके इंस्पेक्टर विंडो में भी आप चीज़ों को जाके लाइक यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं। तो लाइक बेसिकली मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप रफली अगर चीज़ों को माउस से ऑपरेट करना चाहते हैं, मतलब कम में चीज़ों को सलटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। नहीं तो बाकी अगर आपको स्टैट्स के संग काम करना है, तो आप इंस्पेक्टर विंडो में जाके ऐसे ऑप्शंस को ओपन करके आप वर्क कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आप सभी ने जाना कि स्पीड रैंपिंग आप कैसे करते हैं, इंस्पेक्टर विंडो के फीचर्स के बारे में, जैसे कि स्पीड चेंजिंग आप कैसे अप्लाई करते हैं, स्टेबलाइजेशन पे आप कैसे वर्क करते हैं, और कंपोजिट मोड में कैसे वर्क करते हैं, और स्नैपिंग और लॉकिंग टूल के बारे में आप सभी ने जाना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, मुझे पता है मैं एक हफ्ते से अंडरग्राउंड हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और मैं क्या कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियो तो मैं डाल ही दूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।